नमस्कार साथियों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर सीरीज में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, क्या है बिहार एपीओ का सिलेबस। तो आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बिहार के एपीओ के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। एक और कहानी जो आपके मन में चल रहा होगा, ये बात ऐसा है कि सर एपीओ की वैकेंसी कब आएगी। आखिर बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न चल रहा है कि सर ये एपीओ की वैकेंसी कब आने वाली है, कब ये आउट होने वाली है। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं, एपीओ की वैकेंसी हो सकता है कि इलेक्शन के बाद लॉन्च करें। हो सकता है कि एपीओ की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है ये इलेक्शन के बाद आए, और संभावित है कि इलेक्शन के बाद आएगी तो टाइम आप लोगों को कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसी बहाने अभी आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं भी है तो आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो वैकेंसी कब आएगी ये बात तो आप लोगों के मन में है ही। वैसे बच्चे जो पहले से तैयारी कर रखे हैं उन लोगों को लग रहा होगा कि कितनी जल्द से जल्द वैकेंसी आ जाए और कितनी जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो और हमारा सिलेक्शन हो जाए, राइट। लेकिन वैसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, कुछ ऐसे भी सोच रहे होंगे कि थोड़ी बहुत तैयारी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा कम है और थोड़ा डिले करके आती है वैकेंसी, तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में अलग अलग तरह के प्रश्न चल रहा है, बट होगा वही जो मंजूर खुदा होता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी तो आएगी ही आएगी और संभावित है कि इलेक्शन के बाद वैकेंसी आएगी, बट फिर भी आप लोगों के पास एनफ टाइम है बिहार एपीओ को टारगेट करने को लेकर। अगर आप अभी से बिहार एपीओ को टारगेट करते हैं, यकीन मानिए एक ऐसा समय आएगा जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगी वैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे, एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम देंगे और आप सरकारी वकील बन भी जाएंगे। तो कहना बड़ा आसान है बट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं उस मुश्किल को, जो आपको लग रहा है कि मुश्किल है, उसको मैं बहुत आसान कर देता हूँ। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए कि उस एग्ज़ाम की सिलेबस क्या है, आखिर क्या कहता है उसका सिलेबस। अगर सिलेबस उस एग्ज़ाम के आप जान जाते हैं तो आपके लिए आधा रास्ता आसान हो जाता है। यानी कि ऐसा मानिए कि आपका आधा रास्ता कवर हो गया, अब बाकी का आधा आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सिलेबस बिल्कुल नहीं पता, वो केवल और केवल फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, बस इतना ही करते हैं और रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको कि केवल फॉर्म फिलअप करने से रिजल्ट आने वाला है? कभी नहीं। यानी उसके लिए तैयारी भी करनी होती है। तो आज की इस लेक्चर सीरीज में बने रहिएगा और लास्ट तक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर क्या वो तरीका है जिससे आप बिहार एपीओ वन टाइम में क्रैक कर सकते हैं, बस एक बार में। मैं इसकी गारंटी देता हूं कि अगर मैं जो बातें कह रहा हूं अगर वैसा करते गए तो सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगी, बट आपको वो चीज़ें करनी होगी। चलिए डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग अपना रूटीन भी बना लेंगे, सिलेबस को भी समझेंगे और अपना प्रिपरेशन को बहुत अपर लेवल तक जाएंगे ताकि हम लोगों का सिलेक्शन छूट न जाए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बिहार एपीओ की। अभी बात हो रही है बिहार एपीओ की। बिहार एपीओ मैंने ये कहा, ये 3 फेज में एग्ज़ाम होती है। पहला होता है पीटी, दूसरा मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। इसी को वाइवा भी कहते हैं। तो आपने देखा इधर कि किस तरीके से यहाँ पर पीटी, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। यानी कि सबसे पहले एपीओ का जो फॉर्म फिलअप आप करेंगे तो उसमें जो एग्ज़ाम होगा, पहला एग्ज़ाम पीटी का होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पर जब आप पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका होगा मेंस। जब मेंस आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो अंत में यानी कि लास्ट में होगा आखिर में इंटरव्यू, और इंटरव्यू होने के बाद आपका एक फाइनल मेरिट बनता है। उस मेरिट के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि आपको सरकारी वकील का पोस्ट मिला या नहीं।
यानी आप सिलेक्शन ले पाए या नहीं, वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होता है वो तय करती है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये 3 फेज से गुजरना है और एक फेज और मान लीजिए जिसका नाम है, आपको मैंने अभी अभी कहा, मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट ये चौथा फेज हो गया। यानी कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मेंस में मार्क्स कम रह जाता और इंटरव्यू भी इत्तेफाक से बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आता, बट वो पास कर लेते हैं। और मेंस में कम नंबर है तो कहीं ना कहीं उसका मेरिट तो बनेगा नहीं। तो ये भी एक प्रकार का फेज है। फेज इसलिए है क्योंकि अगर आपका मेंस में मार्क्स कम है तो यहाँ से आप छट भी जाते हैं। तो ये भी समझिए कि एक प्रकार का इसकी भी आपको तैयारी करके चलनी होती है। केवल आप मेंस निकाल लिए इतनी से बड़ी बात नहीं होने वाली। मेंस में अच्छा खासा नंबर रहेगा तभी आपकी सिलेक्शन होगी। तो चलिए पहले बात करते हैं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, पीटी का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है और इंटरव्यू में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, बताते हैं एक एक कहानी को। तो अभी जो है हम लोग बातचीत करेंगे पीटी के ऊपर। पीटी में क्या है? पीटी में जो सिलेबस है, सबसे पहले ये जानिए कि पीटी जो होता है ये 250 मार्क्स का होता है। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू 250 नंबर का पूछा जाएगा पीटी में। पीटी में 2 तरह के पेपर होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज़ का और दूसरा होता है लॉ पेपर। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है ये 100 मार्क्स का होता है और ये जो लॉ का जो पेपर होता है ये 150 मार्क्स का होता है। और ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 250 मार्क्स का टोटल पीटी का पेपर होता है। यानी 250 नंबर का पीटी का पेपर आपसे पूछा जाता है और जिसमें जीएस जनरल स्टडीज जो होता है वो 100 नंबर का होता है और लॉ पेपर जो होता है 150 मार्क्स का होता है। तो अब आपने देखा कि पीटी में एक हो गया जीएस पेपर और एक हो गया लॉ पेपर। सवाल ये है कि सर जीके और जीएस जो है इसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर लॉ में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, इसकी जानकारी भी दे दीजिए। तो बिल्कुल, जीएस में क्या है, जीएस में तो आपको जीके भी आ जाता है और जनरल साइंस भी आ जाता है। अब यहाँ पर जो है प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जनरल स्टडीज जो है जो 100 मार्क्स का पूछा जाता है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किया गया है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें सबसे पहले करेंट अफेयर्स, इसके बाद जनरल साइंस, इसके बाद इंडियन हिस्ट्री, इसके बाद इंडियन जियोग्राफी, इसके बाद इसमें पॉलिटी, ये आपका 5 सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन बनता है जीके और जीएस में। जनरल स्टडी जो 100 मार्क्स का पूछा जाता है उसमें से करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस पूछा जाता है, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है और इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कहते हैं। तो ये 5 तरह के सब्जेक्ट आपके पीटी में जो जीके का पोर्शन है वहाँ से पूछे जाते हैं। तो 100 नंबर का तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं इन सब्जेक्ट को पढ़ करके। अब पढ़ना कैसे है हम थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आपका सोर्स क्या होने वाला है। दूसरी तरफ बात करें लॉ पेपर की, तो लॉ पेपर आपका 150 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें जो पेपर है इसमें 4 तरह का पेपर पूछा जाता है, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन।
ये 4 प्रश्न पूछे, 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपका लॉ पेपर से। इट मीन्स 150 मार्क्स का जो प्रश्न होगा, एमसीक्यू होगा, वो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अभी हाल ही में आपको पता चला होगा और पहले से आप जानते ही हैं कि आईपीसी को रिप्लेस करके नया कानून आया है बीएनएस। मैं लिख देता हूँ बीएनएस। सीआरपीसी को रिप्लेस करके नया कानून आया है बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके कानून आया है बीएसए। तो अब सवाल ये है कि हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्या वो आईपीसी से क्वेश्चन होगा या फिर बीएनएस से होगा? क्या वो क्वेश्चन सीआरपीसी से होगा या बीएनएसएस से होगा? क्या वो क्वेश्चन इंडियन एविडेंस से होगा या बीएसए से होगा? जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए कानून जो है, ये अभी इंडिया में इसकी इनैक्टमेंट तो हो गई है, बट इसकी इन्फोर्समेंट अभी तक नहीं हुई। ये हमारे इंडिया में अभी लागू नहीं है, राइट। लेकिन जब तक बिहार की वैकेंसी आएगी तब तक ये लागू हो जाएगी। ऐसा डेट डिक्लेयर किया गया है कि 1 जुलाई से ये तीनों एक्ट जो है ये इंडिया में अप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस, सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके बीएसए आ गया है। तो इसको 1 जुलाई से प्रवर्तन में आएगी। इट मीन्स 1 जुलाई से हमारे इंडिया पर ये नए कानून अप्लीकेबल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर इसकी एपीओ की जो वैकेंसी है, अगर वो इलेक्शन, चूँकि आपको पता है और मैंने बताया भी, इलेक्शन के बाद ही इसकी वैकेंसी जो है आउट होने वाली है, तो इसकी वैकेंसी जो है इलेक्शन के बाद आएगी। तो उम्मीद है कि 1 जुलाई के बाद ही आएगी। तो अगर 1 जुलाई के बाद वैकेंसी आती है तो पूरी संभावना है कि नए वाला कानून ही आपसे पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी चांसेस 50-50 का रखिए, क्योंकि हो सकता है कि पुराने वाले कानून भी आपसे पूछा जाए अगर वैकेंसी पहले आ जाती है तो। ये तो बोर्ड के हाथ में है। ये तो सवाल यहाँ पर ये आती है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि आईपीसी पढ़े या बीएनएस पढ़े। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आईपीसी पढ़ो आप या बीएनएस पढ़ो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। चाहे आप सीआरपीसी पढ़ो, चाहे आप बीएनएसएस पढ़ो। हाँ, फ़र्क इतना है कि आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी। आप पहले से आईपीसी पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। मर्डर का डेफिनेशन नहीं बदला, चोरी का भी डेफिनेशन नहीं बदला, आपका रेप का भी डेफिनेशन नहीं बदला। कहने का मतलब डेफिनेशंस तो वही है, प्रोविजंस तो वही है। चेंज क्या हुआ है तो कुछ चीज़ों को अमेंड करके उसमें डाला गया है, कुछ चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है, और जो सेक्शन पहले लाइज करती थी अब वो सेक्शंस किसी और सेक्शन में लाइज करती। यानी कि वो प्रोविज़न, जैसे मर्डर पहले किसी और सेक्शन में था, अब वो चेंज हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले मर्डर कहाँ था, अब कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो मेरी बात मानिए, अगर आप पहले से आईपीसी पढ़े हैं, सपोज कीजिए कि आपने पहले से आईपीसी पढ़ा है, दूसरा नंबर पे आपने बीएनएस भी पढ़ लिया, और आपके एग्जाम में पूरी संभावना है कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मर्डर का प्रावधान आईपीसी में किस सेक्शंस में दिया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो क्या न्यू जो कानून है पढ़ने वाला बच्चा, क्या उससे इस तरह का क्वेश्चन बन पाएगा? आंसर है नहीं। यानी कि आपके लिए पुराना कानून भी गलत नहीं है। अगर आप पुराने कानून को जानते हैं और अच्छे से पढ़े हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आपके लिए यूज का है। तो ऐसा नहीं कि पुराने कानून को जो आपने पढ़ा है उसको भूल जाना है। याद रखना है पहले कहाँ था और अब कहाँ है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, इसलिए अगर आपको आईपीसी का भी नॉलेज है तो बहुत बेहतर है। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी आपको आईपीसी भी पढ़ना है, बीएनएस भी पढ़ना है। 50-50 चांस रखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर ये क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि आपको बीएनएस पढ़ना है, और ये भी क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि आईपीसी पढ़ना है। मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि आपको आईपीसी और बीएनएस दोनों पढ़ना है, आपको सीआरपीसी, बीएनएसएस दोनों पढ़ना है, आपको इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए दोनों पढ़ना है। नया कानून, पुराना कानून, दोनों कानून पढ़ेंगे तो आपकी पूरी संभावना है कि सिलेक्शन होगी। तो ये तो हो गई आपका 150 नंबर का पीटी में प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपका
लॉ पेपर से। तो आपने देखा कि पीटी में टोटल 250 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है, और जिसमें आपका जनरल स्टडीज से 100 मार्क्स का, लॉ से 150 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल आती है कि सर इसमें कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ के बारे में ज़रा चर्चा कर लीजिए, कट ऑफ कितनी जाती है। तो इसकी कट ऑफ के बारे में भी चर्चा मैं कर लेता हूँ। लास्ट टाइम की अगर बात किया जाए, तो 138.75 गया था जनरल का। जनरल का जो कट ऑफ है वो 138.75 गया था जनरल का। तो इससे चूंकि पिछले बार सीट कितना थी, तो 553 टोटल सीट थी। बिहार एपीओ में जो लास्ट वैकेंसी आई थी उसमें 553 सीट पर वैकेंसी आउट हुई थी, और उसका कट ऑफ जो गया था 138.75 गया था। अब मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है सरकारी वकील का, इट मीन्स बिहार एपीओ का, तो इसमें इसका वैकेंसी जो आएगी तो इसमें कितना संभावित कट ऑफ लेकर के आप चलेंगे। यानी आपके मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि कितना कट ऑफ लेकर चले हम लोग ताकि सेफ जोन में रहेंगे। तो आपको पता है कि टोटल 250 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, और इस बार उम्मीद है कि आपका करीबन 300 के आसपास तक वैकेंसी रहेगी। कितना? 300 के आसपास तक वैकेंसी जो है डिक्लेयर होने वाली है। तो 250 में से आपको कितना नंबर लाना चाहिए? देखिए, तो अगर आप 170 टू 180 के आसपास तक रहते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगर 175 से 180 के बीच में आप रहते हैं, 170 मान लीजिए, 170 से 180 के बीच में आप रहते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपका पीटी निकल जाएगा। यानी 250 में से आपको कम से कम 170 नंबर अगर आ जाता है तो लगभग आप सेफ जोन में हैं, लगभग क्या आप सेफ जोन में रहेंगे। और कट ऑफ जो है वो इस प्रकार से डिसाइड नहीं किया जाता। कट ऑफ डिसाइड किया जाता है क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा था, क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल का था या फिर वो हाई लेवल का था या फिर वो लो लेवल का था, किस तरह का क्वेश्चंस था, उसके ऊपर कट ऑफ जो है डिपेंड करता है। बट फिर भी एक अगर मैं आपको बताऊं तो 170 नंबर के आसपास तक आपका नंबर आता है पीटी में तो आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये तो हो गई पीटी की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि सर मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आइए मेंस के ऊपर भी बातचीत शुरू करते हैं। मेंस में सब्जेक्ट की बात किया जाए तो मेंस में आपका एक पेपर आता है लैंग्वेज पेपर। कौन सा पेपर? लैंग्वेज पेपर। और लैंग्वेज पेपर में दो पेपर आते हैं, एक आता है जनरल हिंदी का पेपर और एक आता है जनरल इंग्लिश का पेपर। जनरल हिंदी का पेपर आता है 100 मार्क्स का मेंस में, और 100 मार्क्स का जनरल इंग्लिश का आता है मेंस के लिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेंस का। तो मेंस में एक पेपर आ गया लैंग्वेज पेपर, जिसमें दो पेपर आता है, जनरल हिंदी का पेपर, जनरल इंग्लिश का पेपर। जनरल हिंदी का पेपर जो आता है वो 100 मार्क्स का होता है, जनरल इंग्लिश का पेपर आता है वो भी 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स में से आपका ये इस पेपर को बोलते हैं क्वालिफाइंग पेपर। कौन सा पेपर? क्वालिफाइंग पेपर। आपको 100 में से 30 मार्क्स कम से कम लाना होता है। अगर 30 नंबर से कम आपको आता है तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। इसका मतलब जनरल हिंदी में कम से कम आपका 30 नंबर आना चाहिए, जनरल इंग्लिश में कम से कम आपका 30 नंबर आना चाहिए। अगर इससे कम आप लाते हैं तो आपकी बाकी का कॉपी चेक नहीं होगी। ये इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग पेपर। दूसरा नंबर का पेपर जो है ये अगेन आ गया जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज कहिए, जनरल नॉलेज का।
ये पेपर आपका आता है 100 मार्क्स का। ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, आपको इसमें से जितना उठाना है उतना उठा सकते हैं। अगर मिनिमम भी आता है 5-10 नंबर भी तो आपका मार्क्स कम रहेगा, बट ऐसा नहीं कि बाकी का कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरे नंबर की बात किया जाए तो इसमें आता है इंडियन पिनल कोड, जो मैंने कहा था आईपीसी। अगर आईपीसी आया तो ठीक है, नहीं तो बीएनएस। ये पूछा जाता है आपका 150 मार्क्स का। चौथे नंबर पे आता है आपका सीआरपीसी। मेंस की पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, सीआरपीसी। अगर सीआरपीसी नहीं पूछा तो बीएनएसएस आ जाएगा। ये भी आपका 150 मार्क्स का रहता है। पाँचवें नंबर का पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो है, ये आता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। अगर ये नहीं पूछा तो पूछेगा बीएसए। ये भी आपका 150 मार्क्स का होता है। डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो इस तरह से मेंस का पेपर बनता है। और बस जो पेपर आपको पीटी में पढ़ना था वही पेपर आपको मेंस में भी पढ़ना है। लेकिन मेंस में थोड़ी बहुत पेपर एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, कुछ माइनर लॉ जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो आपने देखा इस प्रकार से चार जो है, तीन जो है यहाँ पर आपको मेजर एक्ट देखने को मिला, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये तीन जो है आपका मेजर एक्ट है, मेजर लॉ है। ये मेजर लॉ का प्रश्न आपसे पूछा जाता है मेंस में। अब हम लोग इसी की बात करें, अभी मेंस की ही बात कर रहे हैं, तो मेंस की ही बात करें कि मेंस में माइनर लॉ जो है वो कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो मेंस में जो माइनर लॉ की अगर बात किया जाए तो माइनर लॉ जो पूछे जाते हैं वो 6 माइनर लॉ पूछे जाते हैं। नंबर पहला SC/ST एक्ट, नंबर दूसरा आर्म्स एक्ट, नंबर तीसरा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, नंबर चौथा ड्रग प्रोहिबिशन एक्ट, नंबर पाँचवा पोक्सो एक्ट, नंबर छठा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये आपका SC/ST एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, ड्रग प्रोहिबिशन एक्ट, पोक्सो एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये 6 पेपर आपका माइनर लॉ से पूछे जाते हैं। और माइनर लॉज भी आपका 150 मार्क्स का होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये देखा कि मेंस में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सारी बातें हमने आपको बताया है। और कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है मेंस में, ये भी बताया। तो मेंस जो है आप चाहे तो इस पेपर के हिसाब से अपना मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेंस की तैयारी कैसे करें, पीटी की तैयारी कैसे करें। लेकिन अभी तक आपने 2 ही फेज को देखा, पीटी को देखा, मेंस को देखा, और इंटरव्यू वाली फेज की अभी मैं बात कर लेता हूं। लास्ट में तीसरे नंबर पे है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ये आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, ये आपकी व्यक्तित्व का टेस्ट होता है कि आप व्यक्ति कैसा है, आप किसी बात को कैसे सुनते हैं, किसी क्वेश्चंस का रिप्लाई कैसे करते हैं, कितना टाइम लेकर रिप्लाई करते हैं और रिप्लाई करने का तरीका कैसा होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप चीज़ों को कैसे सुनते हैं, कैसे विचारते हैं और किस तरह से, किस एक्सप्रेशन के साथ आप क्वेश्चंस को बताते हैं। कोई कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आता है तो आप किस तरह से उसका रिप्लाई करते हैं, इस सब का टेस्ट जो है पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत आता है। और आपकी इंटरव्यू में यही पर्सनालिटी टेस्ट ही पूछे जाते हैं, राइट। ये आपका होता है 100 मार्क्स का। ये पर्सनालिटी टेस्ट में भी आपका कम से कम 30 नंबर आना ही चाहिए। अगर इससे कम नंबर आप लाते हैं तो आप फेल कर जाएंगे। इट मीन्स आपकी पेपर जो है आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपने देखा पहला नंबर पीटी क्वालिफाई करने के बाद आप जाएंगे मेंस का एग्ज़ाम देने। मेंस जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी होगी इंटरव्यू होगी, और इंटरव्यू निकाल लेंगे तो बनेगा आपका मेरिट, फाइनल मेरिट।
जब फाइनल मेरिट बनता है तो उसमें आपकी नाम डिक्लेयर की जाएगी कि आपका जो है रिजल्ट आ रहा है या आ गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अभी आपने देखा किस तरह से पीटी, मेंस और इंटरव्यू में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आपको इस चैनल के माध्यम से ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं कंटिन्यू। जैसे मैं आपको वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा, ड्रग प्रोहिबिशन एक्ट का वीडियो अपलोड कर दूंगा, SC ST का कर दूंगा, IPC का कर दूंगा, CRPC का कर दूंगा, इंडियन एविडेंस से कर दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन का कर दूंगा। हर वीडियो जो है आपको धीरे धीरे करके पूरे वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। कंप्लीट प्रिपरेशन जो है मैं आप लोगों का करवा दूंगा। बट अभी ये काम करना है, अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वैसे फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की, जिनको ऐसी क्लासेस की ज़रूरत है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। आप तो बता दिए कि पीटी में सब्जेक्ट कौन सा है, मेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, बट इसकी प्रिपरेशन किस तरह से किया जाए आप इसकी बात बता दीजिए ज़रा। किस तरीके से हम लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन जो है किस तरह से करना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, पीटी की तैयारी के लिए आपका रणनीति अलग होना चाहिए। अगर आप पीटी की तैयारी करते हैं तो इसका रणनीति अलग होना चाहिए। जैसे देख लीजिए पीटी के लिए क्या करें, जिससे आपका लॉ पेपर भी और जीके जीएस भी कंप्लीट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, पीटी में मैंने कहा एक आता है जनरल स्टडीज़, एक आता है लॉ पेपर। जनरल स्टडीज़ के लिए आप कीजिए लूसेंट की जो बुक आती है सामान्य ज्ञान की, लूसेंट की बुक सामान्य ज्ञान की आती है, उस बुक से अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। दूसरा नंबर पे लॉ के लिए क्या कीजिए, लॉ के लिए परीक्षा मंथन, घटना चक्र या फिर यूनिवर्सल की आपके पास कोई भी गाइड है, अगर कोई भी MCQ गाइड है या कोई भी वन लाइनर गाइड है, आप उस गाइड से कम एक दिन में 200 ऑब्जेक्टिव बनाइए। कितना ऑब्जेक्टिव? 200 ऑब्जेक्टिव। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि बिहार में सिलेक्शन लेना है, सरकारी वकील बनना है, तो आपको कुछ बेसिक बातें जो मैं बता रहा हूँ उसको करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं आपको अपने तरफ से गारंटी दूंगा कि आपकी सफलता निश्चित तौर पे होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, लेकिन हाँ, जितना मैं बोलूँगा उतना करना होगा। ठीक है, तो ये परिश्रम आपको करना होगा, गाइड मैं आपको टाइम टू टाइम करता रहूँगा। तो पहला नंबर मैंने क्या कहा, जीके की प्रिपरेशन के लिए आप लूसेंट की बुक आती है ब्लू कलर की, सामान्य ज्ञान, आप उससे परचेज कर सकते हैं। अगर आपकी मीडियम इंग्लिश है फिर भी आपको सामान्य ज्ञान मिल जाएगी लूसेंट की इंग्लिश में, आप उसे परचेज करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉ की अगर बात किया जाए तो 200 कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव पर डे बनाइए। अब 200 ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट से बनाना है, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ पढ़ना है, जी नहीं। जो आपका सिलेबस है जैसे IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इससे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, राइट। तो 200 ऑब्जेक्टिव पर डे आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया पीटी की तैयारी। तो अगर आप ये करते हैं तो पीटी, निश्चित तौर पे पीटी में आपकी सिलेक्शन होगी। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस के लिए सर क्या करें, मेंस के लिए भी आपको बड़ा सिंपल सा काम मैं दे रहा हूँ। मेंस के लिए क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आज तक बिहार APO में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम का क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कीजिए, कहीं से लीजिए, कहीं से परचेज कर लीजिए या फ्रेंड्स के पास होगा उससे मांग लीजिए, और वो PYQ को आप सॉल्व कीजिए। अगर PYQ को आप सॉल्व करते हैं तो उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। मेंस का तैयारी करना पीटी के मुकाबले बड़ा आसान होता है। इसलिए आसान होता है क्योंकि मेंस में लगभग 50% क्वेश्चंस रिपीट करता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप PYQ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका लगभग 40 से 50% जो आपकी तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। 40 से 50% तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और बाकी का जो रेस्ट प्रिपरेशन होगी वो आप 50% खुद से कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस से करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, PYQ को देखिए, आज से डाउनलोड करना शुरू कर दीजिए और हर सब्जेक्ट का, जैसे मैंने कहा IPC आपके मेंस में है, CRPC आपका मेंस में है,
कॉन्स्टिट्यूशन मेंस में नहीं है और इंडियन एविडेंस मेंस में है, तो इन तीनों की तैयारी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। PYQ बनाइए, PYQ का क्वेश्चंस देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। कोशिश कीजिए कि एक दिन में 2 मेंस का प्रश्न लिखे, 2 मेंस का प्रश्न लिखे। तो अगर आप 2 मेंस का प्रश्न लिखते हैं पर डे और कोई आपका मेंटोर है, कहीं भी आप क्लास कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपने सर को कॉपी दीजिए, सर को बोलिए कि सर इसका इवैल्यूएशन करके मेरे पास सेंड कर दीजिए, ताकि आप अपने कमी को देख पाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब कभी भी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो वहाँ पर उन गलतियों को नहीं करेंगे जो पहले कॉपी में आपने किया था। तो एक मेंटोर आपके पास होना चाहिए जो आपके कॉपी को मूल्यांकन कर सके, आपको बता सके कि आपने गलती कहाँ पे किया है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी तैयारी भी करना चाहते हैं किसी अच्छे संस्थान से, तो आप डिसेंट लॉ क्लासेस से जुड़ सकते हैं। सुमन सर आपको बिल्कुल बताएंगे, पीटी की तैयारी की बातें तो मैं बता ही दिया हूं और मेंस का प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, आपकी कॉपी भी मैं चेक करता हूं। ठीक है, चलिए, तो अब जो है यहाँ पर मैंने ये कहा कि 50% तैयारी तो आपकी PYQ से हो जाएगी, लगभग 50%, और 50% तैयारी आपको खुद से करनी होती है। वो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। पर डे कम से कम मिनिमम 2 प्रश्न आप लिखिए, तो इस प्रकार से आपकी पीटी और मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप अपने आप को जज की तरह ट्रीट कीजिए। आप जब कभी भी रहते हैं, जैसे किसी से बात करते हैं, तो सामने वाला पर्सन को ऐसा लगे कि आप वाकई में जज हैं और आप जज बन गए हैं, ऐसा उसको लगना चाहिए। इससे क्या होगी कि आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, और जब एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी तो ऐसा होगा ना कि आप अपने आप को जज की तरह ट्रीट करेंगे और सामने वाला को लगेगा कि आप वाकई में जज हैं, और इस तरह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगी। बोलने की तरीका, बोलने का जो स्टाइल है, जो वे है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और जिससे आपकी जब इंटरव्यू होगी तो वहाँ पर आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, वहाँ पर फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि हाँ वहाँ पर बहुत डर लग गया, फ्रस्ट्रेट हो गए, पता नहीं कैसे जवाब देंगे, इस तरह की बातें आपके साथ बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल टू मच हाई हो जाएगा अगर आप अपने आप को जज की तरह ट्रीट करते हैं तो। ठीक है डियर स्टूडेंट, और कोशिश कीजिए पेपर पढ़ने का, कोशिश कीजिए न्यूज़ सुनने का। ये अगर काम करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। कोशिश कीजिए कुछ लोगों से बात करने का, किसी को पढ़ाने का। ठीक है, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल मुंह खोलते ही नहीं है, किसी से बात नहीं कर पाते, तो उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं जाता। जो इंसान किसी से बात ही नहीं कर पाता है वो बोर्ड मेंबर के साथ कैसे बैठेगा? संभव ही नहीं है। अगर बैठ भी जाता है तो वो वहाँ से एकदम लज्जा के साथ वापस आएगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। इसलिए आपकी बोलने की कला होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ये सारी कला है तो आप डेफिनेटली आप इंटरव्यू देंगे और आप बिना झिझक आराम से क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसे ही बिहार में APO को लेकर कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बहुत इसी प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊं और आप लोगों के दिल में बसूं। तो अगर आप लॉ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लॉ की लगता है आपको कि आपका लॉ बहुत वीक है, अगर आपको लगता है कि आप भी तैयारी कर सकते हैं, तो जुड़िए मेरे साथ। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको दे दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप वहां पर जाकर के भी उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।